मेरे प्यारे साथियों, मैं आरबीसी आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करते हैं। आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और लोगों तक आप ये मैसेज को दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो यह इसके लिए हम काफ़ी आपके आभारी हैं, थैंकफुल हैं कि आप मेरे वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्र को ज़रूर बताएं ताकि वो लाभ ले सके। ऐसे यूट्यूब पर जहानाबाद के जो भी आप अच्छे टीचर कहते हैं या जिन्हें बड़े टीचर आप मानते हैं, लार्ज स्केल पर क्वांटिटेटिवली अच्छे टीचर का मतलब आप उन्हें लोग कहते हैं जिनके पास बच्चे ज़्यादा हों, उन्हें अच्छे टीचर के हम लोग कैटेगरी में रखते हैं या आप लोग रखते हैं। ऐसा हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी कुछ बच्चों का यह मानना होता है कि जिनके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं। तो सभी लोग इस समय इस दौर में, बंदी के दौर में आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप सब लोग को देख लीजिए। सारे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं उनको क्या हुआ कि यूट्यूब पे सारे लोग फिजिकल पढ़ाने लगे। समझ में नहीं आता होता क्या है। अरे भाई, पढ़ाना है ऑर्गेनिक पढ़ाओ। ऑर्गेनिक चल रहा था, ऑर्गेनिक चलना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों? आप फिजिकल शुरू से चालू कर दिए या फिजिकल के कोई चैप्टर को चालू कर दिए, अब बच्चे वहाँ से दिक्कत हो रही होगी बच्चों को समझने में। या फिजिकल, हम मानते हैं कि फिजिकल इजी पार्ट होता है। मेरे समझ से केमिस्ट्री का सबसे आसान पार्ट फिजिकल होता है और सबसे टफ पार्ट ऑर्गेनिक होता है। तो बच्चों को हर जगह यही चल रहा था, ऑर्गेनिक ही चल रहा था। तो आपको सब लोगों ने ऑर्गेनिक को ड्रॉप कर दिया और फिजिकल को चालू कर दिया। अभी तक हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक का ही वीडियो डाल रहे हैं। अगर आपके दोस्त मित्र या कोई संबंधी है तो आप उन्हें सजेस्ट करके बताएं। बाकी लोग फिजिकल वगैरह पढ़ा रहे हैं, हाँ, हम आपको यही सजेशन देंगे कि यदि आप फेसबुक चलाते होंगे तो आपके फेसबुक पे प्रतिदिन आप देखते होंगे कि स्पॉन्सर्ड वीडियो आता होगा। केमिस्ट्री के हो सकता है, फिजिक्स के हो सकता है, मैथ के हो सकता है, वो जहानाबाद के टीचर का भी हो सकता है या जहानाबाद के बाहर के टीचर का भी हो सकता है। जहानाबाद के टीचर का बहुत ही कम है जो स्पॉन्सर्ड किए हैं, लेकिन बाहर के टीचर का ज़्यादा उसमें है। जैसे कोई पटना का टीचर है, कोई दिल्ली का टीचर है या अदर जगह का टीचर है, तो आप उस वीडियो को भी देखें क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। लॉकडाउन में एक ही आदमी को फायदा है, वह विद्यार्थी। फीस दे करके विद्यार्थी एक ही टीचर के पास पढ़ पाता था, लेकिन लॉकडाउन में विद्यार्थी पूरा भारत के किसी भी टीचर के साथ पढ़ सकता है क्योंकि अब यूट्यूब आ गया और सारे टीचर यूट्यूब आ गए। और लॉकडाउन के 4 में हम लोग प्रवेश करेंगे। अभी पता नहीं 4, 5, 6, 8, 9, 10 कितने आएंगे लॉकडाउन, देखिए क्या होता है। तब तक आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पर बने रहिए। इन सारे के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और भी दोस्तों को बताते रहें। चलिए हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में। ईथर है क्या, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। आज ईथर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपको अल्कोहल के बारे में हम बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें, नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसके पहले वाला वीडियो को देख लें। आइए ईथर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि दोनों तरफ कोई एटम जुड़ा हुआ हो, कार्बन, मेनली कार्बन एटम जुड़ा होता है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम जुड़ा हो तो हम उसे ईथर कहते हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है या क्रियाशील समूह। एक बार 2014 में प्रश्न भी आया था, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछा कि ईथर का क्रियाशील समूह क्या होता है। तो आप याद रखिए, ईथर का क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड होता है, नहीं, सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए ईथर के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ईथर 2 प्रकार के मेनली होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर को हम सममित ईथर कहते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर को हम असममित ईथर कहते हैं। सममित ईथर का मतलब होता है, आइए देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन रहेगा। हम लोग कार्बन की संख्या को सूचित करते हैं आर से, तो इसको हमने आर माना है LHS वाले को, और RHS वाले को R डैश मान लिया है। आर और R डैश, इस चलते हमने R और R डैश माना ताकि इसमें हम डिफरेंस कर सकें कि सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल का डिफिनेशन बताना चाहेंगे कि यदि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर,
मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आर और आर डैश दोनों आपस में बराबर हो तो सिमेट्रिकल होगा। यदि दोनों आपस में बराबर नहीं हो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स दैट आर नॉट इक्वल टू आर डैश, यदि दोनों आपस में बराबर नहीं हो तो हम उसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। यहां से एक बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों कि ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि यदि LHS वाला या RHS वाला दोनों में से कोई भी एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो। दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब मिरर इमेज। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं ना, आप अपना बायां हाथ दर्पण में देखिए तो दायां हाथ को दिखाता है। आप गौर करके देखिएगा दर्पण में, या कैमरा में आप फोटो खींचते होंगे तो फोटो खींचते समय देखेंगे कि जो लड़का आपके दाएं खड़ा होता है वो कैमरा में फोटो लेने के बाद वो आपके बाएं आ जाता है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का कहानी है। दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को उल्टा कर देता है। अब देखिए मेरे प्यारे बंधु, अगर अगर दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होगा तो सिमेट्रिकल होगा। यदि दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा तो उसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ उपस्थित अल्काइल समूह, आर का मतलब अल्काइल होता है, यदि उपस्थित अल्काइल समूह आपस में एक समान हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो उसे सममित ईथर कहेंगे। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ उपस्थित अल्काइल समूह आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे तो उसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। शॉर्ट में आप याद रखेंगे, आर इज इक्वल टू आर डैश सिमेट्रिकल ईथर, आर नॉट इज इक्वल टू आर डैश अनसिमेट्रिकल ईथर। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल भी दिए हैं, हम इससे पूछे कि ये बताइए ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के बाएं साइड CH3 है और दाएं साइड भी CH3 है, तो दोनों एक समान है, दोनों बराबर है। LHS और RHS दोनों एक समान है, तो दोनों जब एक समान होगा तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल को हम SYM डॉट से सूचित किया है, इसका मतलब सिमेट्रिकल होगा। दूसरा पर देखिए, एक साइड CH3 CH2 है LHS में और RHS में केवल CH3 है। दोनों को देखिए, दोनों बराबर नहीं है। CH3 CH2 और CH3 दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर हम दर्पण लगा दें और प्रतिबिंब लें तो इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका आर नॉट इक्वल टू आर डैश, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल ही था, तो हम लिख दे हैं अनसिमेट्रिकल। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। CH3 CH2O CH2 CH3, इसको देखिए। अब यहाँ पर यदि आप कैमरा लगा देंगे, यहाँ पर कैमरा लगाएंगे या यहाँ पर आप मान लीजिए कि दर्पण लगा देते हैं, यहाँ पर जब दर्पण लगाएंगे तो आप इस साइड दर्पण में आप प्रतिबिंब जस्ट ऐसा ही पाएंगे। CH2 पहले पाएंगे, उसके बाद CH3 पाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS है, या दूसरी भाषा में कहें तो यहाँ पर LHS और RHS एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। इसके कारण हम बताएंगे कि ये सिमेट्रिकल है। आइए अगला में ट्राई करते हैं। लेट्स देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लिए हैं, इससे बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, तो इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है। इसमें देखिए, आप LHS को देखिए, CH3 CH CH3, RHS में देखिए CH2 है, इसमें कहीं CH2 है नहीं, CH2 है, फिर कहीं CH2 है नहीं, यानी कि LHS और RHS एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो अनसिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि LHS में भी 3 कार्बन है, RHS में भी 3 कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो कार्बन की संख्या बराबर होने के कारण एसिमेट्रिकल होगा। देखिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम कार्बन की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं। कार्बन की संख्या बराबर हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिकल हो, तो बराबर रहते हुए भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर दर्पण लगा देंगे तो ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, या इधर ही दर्पण लगा देंगे तो ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं चलते, सिमेट्रिकल नहीं है। आपको एक सवाल देते हो, उस सवाल को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल है? 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आप
बताइए कौन सा सिमेट्रिकल है। अब तक आप गेस कर चुके होंगे। आप देखिए फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला में देखिए एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि इसमें CH3 है, इसमें CH3 यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3 है, लेकिन एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पारा ग्रुप पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये मेटा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से गिनेंगे तो तीसरा पे है, यहाँ से चौथा पोजीशन पे है, दोनों बराबर नहीं है। CH3 तो है लेकिन बराबर नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं आएगा। 4 में देख लीजिए, D में ये भी एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पर दर्पण लगा देंगे तो ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन C को देखिए, अगर यहाँ पर आप दर्पण लगा देंगे तो जस्ट आप वैसा ही प्रतिबिंब पाएंगे जो LHS में दिया हुआ है। दोनों एक दूसरे का, LHS और RHS दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। ये चलते राइट आंसर हमारा C होगा। C इज द राइट आंसर। ये हमारा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे मित्रों रहा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का। आप समझ चुके होंगे, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं है तो 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें वीडियो को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कॉमन नेम ऑफ ईथर, ईथर का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। कॉमन नेम को हमने सूचित किया CN से, C का मतलब कॉमन, N का मतलब नेम, यानी कि कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ ईथर। ईथर का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। ईथर के कॉमन नेम लिखते समय कुछ नहीं आपको करना है, आपको सिंपल सा एक रूल बताते हैं। नाम के अंत में आपको ईथर जोड़ देना है। उसके बाद आप ईथर में तो 2 होगा, ऑक्सीजन के LHS में भी रहेगा, ऑक्सीजन के RHS में रहेगा। तो आपको यही करना है कि आपको उसके ब्रांच के रूप में ट्रीट करना है और उसके नाम के अंत में YL लगाना है। जैसे CH3 है, इसमें देखिए यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, दोनों CH3 यानी कि दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, दोनों एक ही प्रकार का है, तो एक ही प्रकार का है, 2 ठो है तो हमने डाई लगा दिया, डाई। एक कार्बन का है तो हमने लिख दिया मेथ। आप अभी आपको बोले कि YL लगाना है, ब्रांच की तरह देखना है और ब्रांच में YL लगाते हैं तो हो गया डाई मिथाइल। उसके बाद नाम के अंत में क्या लगा देना है, ईथर। आइए इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें LHS में देखिए 1 कार्बन है और RHS में 2 कार्बन है, दोनों आपस में बराबर नहीं, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है। हमें नाम में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नाम बिना सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को लिए हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पता ये करना है कि पहले कौन लिखाएगा, 1 कार्बन वाला या 2 कार्बन वाला। तो 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथ का पहला अक्षर एम आता है। 2 कार्बन को ईथ कहते हैं और ईथ का फर्स्ट लेटर ई आता है। अब हमें पता ये करना है कि ABCD में ई पहले आएगा या एम, तो आपको पता चल जाएगा कि ABCD में ई पहले आता है। तो हमने ईथ को पहले इसी चलते लिखा क्योंकि ABCD में अल्फाबेटिकली पहले आता है। अगर आप कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं कि किससे पहले लिखे किससे बाद में लिखे, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसके पहले भी वीडियो में हमने ये बात बताई है, लेकिन एक बार पुनः हम आपको रिवीजन करा देते हैं। उससे पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा और उससे बाद में लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा। तो ईथ पहले आया, मेथ बाद में आया, तो ईथ के नाम के भी अंत में वाई लगाया, मेथ के नाम के भी अंत में वाई लगाया, इथाइल, मेथाइल, ईथर। आगे नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, C2H5 C2H5 दोनों तरफ बराबर है। अब दोनों तरफ जब बराबर है मेरे प्यारे बंधु, तो दोनों तरफ बराबर है तो क्या किया, दोनों तरफ बराबर है तो नाम के पहले क्या लगा दिया, डाई। 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का मतलब क्या होगा, ईथ। ब्रांच के नाम के अंत में क्या लगाना है, वाई, तो क्या हो गया, डाई इथाइल। उसके बाद अंत में क्या लगाना है, ईथर, तो ईथर लगा दिए। इसका पूरा नाम हो गया डाई इथाइल ईथर। आप हिंदी में भी इसका नाम यही होगा। इसे देखिए, गौर कीजिए, इसमें हम साइक्लो वाला कंसेप्ट लेके आए हैं। साइक्लो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, साइक्लो वाला। तो इसमें साइक्लो का कंसेप्ट लेके आए हैं और आप इसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 साइकिल है, LHS में भी RHS में भी। खास बात यह कि दोनों साइकिल जो है एक ही प्रकार के, इधर भी त्रिभुज है इधर भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ही है। तो 2 त्रिभुज यानी कि दोनों बराबर है तो हमने डाई लगा दिया। साइकिल है तो साइक्लो, त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब 3 भुजा, तो 3 को हम प्रोप कहते हैं, PROP। उसके बाद वाई लगा दिए, प्रोपाइल, डाई, साइक्लो, प्रोपाइल। नाम के अंत में क्या लगाना है, ईथर, तो ईथर लगा दिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉमन नेम लिखना बहुत ही आसान है। अगर आपको डिफरेंट प्रकार का ब्रांच मिले तो आप अल्फाबेटिकली लिख दें और ब्रांच के नाम के अंत में वाई लगा दें। सेम प्रकार का मिल जाए तो डाई लगा दे, जैसे यहाँ पर हमने डाई लगा दिया, यहाँ पर हमने डाई लगा दिया, यहाँ पर हमने सेम प्रकार का था डाई लगा दिया।
बस सिंपल है। और लास्ट में आपको ईथर लिख देना है, नाम के अंत में लास्ट में आप ईथर लिख दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप एक दो बार और देखें, और देख देख करके आप इसको बारी समझे, धीरे धीरे समझे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देखकर जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, हम वहां पे जरूर आपको सहयोग करेंगे, बताएंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें कि ऑर्गेनिक यहाँ से आकर के पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक्स।